subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज पुनः एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं, जिसका नाम है अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम को बताया था और यह बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक क्रमवर्ती और दूसरा अक्रमवर्ती। और ड्रेनेज सिस्टम के ज्यामितीय स्वरूप का ही तात्पर्य क्या है? अपवाह प्रतिरूप। यानी कि कोई आपसे पूछे कि अपवाह प्रतिरूप क्या है, तो आपको एक शब्द में जवाब देना है कि ड्रेनेज सिस्टम का जो ज्यामितीय रूप है वही अपवाह प्रतिरूप है। सवाल उठ सकता है हमारे मन में कि हम अपवाह प्रतिरूप को क्यों जानें, क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रतिरूप और डेल्टा, ये तीन ऐसे क्रक्स हैं या खाके हैं जिनके आधार पर ही भारत की नदियाँ हो या विश्व की कोई भी नदी हो, उसके तंत्र को पूर्ण रूप से आप समझ पाएंगे। जब से अभी तक क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य रूप से कि गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। जैसे गंगा नदी के बारे में पूछा गया तो आपने बताया क्या कि गोमुख से निकलती है, गंगोत्री के समय गोमुख से निकलती है और मैदानी प्रदेशों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अगर क्वेश्चन का लेवल वहीं टप कर दिया और पूछा कि यह गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के प्रतिरूप का विकास करती है, और आपके सामने तीन ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन वृक्षाकार प्रतिरूप, सेकंड ऑप्शन हो गया आयताकार प्रतिरूप और थर्ड आ गया गुम्फित प्रतिरूप। ठीक उसी प्रकार हो सकता है पूछ दे नर्मदा और ताप्ती। सारे लोग आप जानते हैं कि भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन हो गया कि वह किस प्रकार के प्रतिरूप को बनाती है और ऑप्शन हो गया समानांतर या जालीनुमा या ध्रुमाकृति या कंटकी या हरीय प्रतिरूप, तो निश्चित रूप से एक चुनौती होगी आपके लिए जवाब देना कि इसका मतलब क्या है। तो उन्हीं सब खंडों को आज जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अपवाह प्रतिरूप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करना चाहते हैं कि अपवाह प्रतिरूप है क्या। तो किसी भी अपवाह क्षेत्र के ज्यामितीय स्वरूप, मैंने क्या बोला था, कोई भी अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र के ज्यामितीय स्वरूप और उसके स्थानिक व्यवस्था का तात्पर्य अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न से है। नदी के जो उद्गम स्थान है, ठीक है, जहाँ से निकल रही, जैसे गंगा को मान लीजिए तो गोमुख से निकलती है। नदी के उद्गम स्थान से लेकर उसके मुहाने तक, जैसे बंगाल की खाड़ी, तो नदी के उद्गम स्थान से लेकर उसके मुहाने तक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा की गई रचना को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। यह सामान्य विशेषता है, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा क्या है। अब चलते हैं कि अपवाह प्रतिरूप वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं। उससे पहले यह जान लें कि क्या अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जिस प्रकार मैंने अपवाह तंत्र के प्रभावित करने वालों के कारकों के रूप में बताया था, उसी प्रकार ड्रेनेज पैटर्न को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना क्या है, क्या यह मुलायम चट्टान है अथवा कठोर चट्टान है, यह भी कहीं न कहीं अपवाह प्रतिरूप को निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे मैदानी गंगा के मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ सामान्यतः मुलायम चट्टान मिलेगी और प्रायद्वीप पठार के अधिकांश क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, कठोर चट्टान मिलेगी। इसके अलावा स्थलाकृति कैसी है कि वह पर्वतीय है, मैदानी अथवा पठारी स्थलाकृति है, यह भी अपवाह प्रतिरूप को निर्धारित करेगी। इसके अलावा स्लोप ग्रेडियंट या ढाल प्रवणता, अर्थात ढाल कैसा है नदी का। जैसे सामान्यतः बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ढाल क्या है, मंद है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों जैसे नर्मदा ताप्ती आदि के समय क्या है, ढाल तीव्र है। इसी वजह से वो डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। साथ ही जल की मात्रा, अर्थात वे नदियाँ क्या बारहमासी नदियों के स्रोत हैं अथवा मौसमी नदियाँ हैं, और बहाव की अवधि, सारे कारक हैं जो अपवाह प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। अब आ जाइए अपवाह प्रतिरूप के प्रकार क्या हैं। सबसे पहले हम नाम से फैमिलियर होंगे, उसके बाद एक एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। और पहला है वृक्षाकार या डंडिक पैटर्न। यदि ऐसा लग रहा है कि अपवाह का जो स्वरूप है एक वृक्ष की विभिन्न टहनियों की, वृक्ष है उसकी विभिन्न टहनियों की बात है, तो वह वृक्षाकार प्रतिरूप होगा, जिसका विकास सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। एक हेरिंग बोन पैटर्न एक नया पैटर्न है, ठीक है, और इसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे झेलम नदी के बारे में हमने क्या बताया था, याद है कि बेरीनाग झील के समीप से निकलती है झेलम, और इसी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कभी हमने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि किशन गंगा है। तो झेलम नदी के द्वारा हेरिंग बोन पैटर्न का विकास होता है, और हेरिंग एक मछली का नाम है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्या है, देखिए आयताकार प्रतिरूप या रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है, जालीनुमा या टेलिस पैटर्न। अगला समानांतर पैटर्न या पैरेलल पैटर्न। इसके आगे आइए अपकेंद्रीय प्रतिरूप, क्या है, अपकेंद्री या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न।
अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल पैटर्न, वलयाकार या एनुलर पैटर्न और कंटकीय प्रतिरूप। यह सामान्यतः और भी 1-2 पैटर्न मिल सकते हैं, लेकिन ये 9 महत्वपूर्ण पैटर्न हैं। 9। अब सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या है, अब यहाँ क्या दिया है, अपकेंद्री या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए यह कोई क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र आदि है, ठीक है, और इस पर्वत से, अब देखिए अपकेंद्री का मतलब क्या होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ। अपकेंद्री का मतलब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब केंद्र से बाहर की तरफ। और कोई पूछे कि अभिकेंद्रीय क्या होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल, तो एक केंद्र की तरफ बाहर से सारी नदियां आके किसी केंद्र में मिल जाए, क्या हो गई, सेंट्रीपिटल। तो चलिए एक एक चीज को आपको स्पष्ट कर देता हूं कि क्या है अपकेंद्रीय प्रतिरूप या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। जब किसी पर्वत शिखर से नदियां विभिन्न दिशाओं में जाएं तो वह क्या होगा, अपकेंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण होगा। आपको पूर्व वीडियो में याद होगा हमने क्या बताया था, सोनम कपूर का नाम बताया था, याद है, भूल गए हैं। सोनम कपूर कौन है भाई, अनिल कपूर की बेटी हैं, एक एक्ट्रेस है, बेहतरीन एक्ट्रेस है। तो सोनम, सो से हो गया सोन नदी, न से हो गया नर्मदा और म से हो गया महानदी, अर्थात सोनम ज्यों आए समझ लीजिए अमर हो गई हैं। अर्थात अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं सामान्यतः सोन, नर्मदा और महानदी के द्वारा अपकेंद्रीय प्रतिरूप का विकास किया जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे चलिए हम अभिकेंद्रीय प्रतिरूप को देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, अगर केंद्र की तरफ बहुत सारी नदियां आके मिले तो वहां अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का विकास होगा। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया था लोकटक झील, मणिपुर में है, जहां फूमड़ी पाए जाते हैं। तो लोकटक झील में क्या होता है, जो मणिपुर में स्थित है, विभिन्न नदियां आकर के मिलती हैं, तो वहां अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का विकास होगा। इसके अलावा वलयाकार प्रतिरूप, यानी कि वलय या छल्ले देख रहे हैं ना, तो डालमा हिल एक पर्वतीय क्षेत्र है, ज्वालामुखी पर्वत से निर्मित क्षेत्र है, वहां क्या हो रहा है, देखिए एक वलय बन रहा है, वलय देख रहे हैं। तो जहां एक वलय के रूप में नदी का विकास हो वहां वलयाकार प्रतिरूप का विकास होगा। और अगला एक महत्वपूर्ण है कंटकीय प्रतिरूप क्या है, इसके सबके बारे में लिखा गया है आगे, तो पहले जो सामने दिख रहा है उस पर फोकस होइए। कंटकीय प्रतिरूप क्या है, यह देखिए कि सामान्य रूप से क्या है, ये रिज है जो इस तरह के दिख रहा है, रिज मतलब कटक। अब कोई नदी मान लीजिए इस दिशा में जा रही है, कहाँ से जा रही है, पूरब से पश्चिम दिशा में जा रही है, या कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ में जा रही है, दोनों देख सकते हैं। कोई नदी इस दिशा में अगर जा रही है और किसी कारण वह नदी की दिशा ही बदल जाए, पूरब दिशा में जाने लगे, मान लीजिए अगर ये पश्चिम दिशा में जा रही है और ये पूरब जाने लगे, अथवा और ये इधर देखिए यदि अवतलन आदि हो जाए तो भी इसमें परिवर्तन हो जाए। इससे आगे चलिए आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब वृक्षाकार प्रतिरूप, ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जितनी भी नदियाँ हैं नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे, अगर वह पर्वतीय क्षेत्र में है तो वृक्षाकार प्रतिरूप का विकास करेंगी, किसका, वृक्षाकार पैटर्न का। और यदि वही नदी अगर मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरेंगी तो आयताकार प्रतिरूप का, और मुहाने के समीप गुम्फित प्रतिरूप का विकास करेंगे। इस तीनों चीज को ध्यान रखिएगा, एक ही नदी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिरूप का विकास करेंगे। तो चलिए वृक्षाकार प्रतिरूप हम देख लेते हैं। डेंड्रिक पैटर्न, हिमालयी नदी में गंगा और सिंधु क्या करेंगी, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षाकार प्रतिरूप। अब देखिए, अब वृक्षाकार प्रतिरूप क्या है, देखिए एक वृक्ष है, ठीक है। अब इसकी टहनियाँ देखिए ना, ऐसे लग रहा है बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई हैं, एक वृक्ष की भांति निकली हुई हैं। वास्तव में इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, अगर ये मुख्य नदी मान लीजिए और इसकी सहायक नदियां हैं जो भी आपको नजर आ रही हैं, तो देखिए कोई भी नदी इसकी समकोण में नहीं मिल रही, बड़ी विशेषता देखिए। और जो सहायक नदियों की भी छोटी छोटी नदियां हैं वो अभी कहीं भी राइट एंगल नहीं मिल रही हैं। और जब ऐसा हो तभी वृक्षाकार प्रतिरूप का विकास होता है। अब जान लीजिए कि वृक्षाकार प्रतिरूप को हमें लिखना कैसे है, जानना कैसे है। वृक्षाकार प्रतिरूप से मुख्य नदी से आकर मिलने वाली सहायक नदियां समकोण दिशा में नहीं मिलती, आपके सामने लिखा हुआ है। इसी प्रकार सहायक नदियों से आकर छोटी नदियां भी किसी कोण एंगल पर मिलती हैं, अर्थात समकोण पर नहीं मिलती, जिससे वृक्ष के समान अपवाह स्वरूप का विकास होता है। कुछ हिमालयी नदियां जैसे गंगा और सिंधु के साथ प्रायद्वीपीय भारत से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा भी वृक्षाकार प्रतिरूप का विकास हुआ है। अब इसके आगे चलते हैं हम। समानांतर प्रतिरूप क्या होता है उसे देख लीजिए, बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, नर्मदा, तापी नदी इत्यादि को देखते होंगे ना। तो अब देखिए क्या है, इधर देखिए, ये इनमें देखिए दूरी क्या लग रही है समान, और ये एक होकर के यहाँ क्या आ रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं। तो पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा सामान्यतः समानांतर या पैरेलल पैटर्न का विकास होता है, क्योंकि नदियों का अपवाह एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या यह अपवाह कहीं और भी है। चले अब आप केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप को देख लेते हैं। हमने क्या सोनम कपूर का नाम अभी बताया था ना कि सोन, नर्मदा और महानदी अब केंद्रीय अपवाह का उदाहरण है। तो वही लिखा है, अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा अब केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है। जबकि अभी केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का हमने एग्जाम्पल क्या देख लीजिए,
या अगर कोई सेंटर है, इधर देखिए सेंटर, तो यहाँ विभिन्न दिशाओं से आके नदियाँ मिल रही हैं, आपको भी दिख रहा है। और मणिपुर झील का उदाहरण हमने दिया था लोकटक झील, तो वही लिखा हुआ है, जबकि अभिकेंद्री प्रतिरूप से विभिन्न दिशाओं में आने वाली नदियां किसी एक क्षेत्र में समाप्त हो जाती हैं, जैसे लोकटक झील का हमने एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा कुछ नदी, आप सांभर झील जो राजस्थान की, वहाँ भी इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। आइए वलयाकार या अनुलर प्रतिरूप को हम देख लेते हैं क्या है। अब देखिए क्या है, जब किसी ज्वालामुखी पर्वत के शिखर से, कोई ज्वालामुखी पर्वत है, मान लीजिए डालमा पर्वत है, ठीक है, के शिखर से निकलने वाली नदी पर्वत के ढाल को काटते हुए नीचे की ओर आती है, तब वलयाकार प्रतिरूप का विकास होता है, डालमा हिल। अब देखिए रियली दिखा देता हूँ सिचुएशन क्या है, कि मान लीजिए यह पूरा का पूरा कोई डालमा हिल क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ से कोई नदी निकल रही है, ठीक है, तो यह नदी कर क्या रही है, इस वाले क्षेत्र को कहीं काट दे रही है, कहीं इस क्षेत्र को काट दे रही है और नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। ऐसी स्थिति में वलयाकार, एक वलय या छल्ले के रूप में प्रतिरूप का विकास होगा और इसे ही वलयाकार प्रतिरूप कहा जाता है। चलिए, क्या ऐसी किसी संरचना का निर्माण हम देख लेते हैं, हिमालय के भी क्षेत्र में हुआ है। तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कश्मीर घाटी से होकर जाने वाली झेलम नदी से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के द्वारा हेरिंग बोन पैटर्न का विकास किया गया है, हमने पहले भी बता दिया है। कंटकी प्रतिरूप के बारे में भी हमने सामान्य रूप से बता दिया था कि विकास कैसे होगा, जहां उत्थान की प्रक्रिया के कारण, मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है और यह कोई क्षेत्र इसका उत्थान हो गया, तो जो यह दिशा थी आने की और उत्थान की वजह से क्या होगा, किसी वजह से इसकी दिशा यह हो जाती है, तो इसका या तो उत्थान के कारण ऐसी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या मान लीजिए यह कोई कटक है, ये देख रहे हैं ना, और इस कटक के बीच भाग वाला अवतलित हो जाता है, धंस जाता है, अवतलन का मतलब धसा होता है, और यह नदी इस तरह से हो रही थी, बहाव हो रहा था, और इसकी दिशा ये देखिए अवतलन की वजह से दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दोनों स्थितियां हो सकती हैं कंटकी प्रतिरूप के विकास में, अर्थात जहां उत्थान की प्रक्रिया के कारण या किसी स्थलखंड का अवतलन के कारण कोई नदी अपने अपवाह मार्ग क्या था, ऐसे ही था, को परिवर्तित कर किसी दूसरी नदी का अपहरण कर लेती है, तब उसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत होने के कारण, यानी कि मुख्य नदी के विपरीत होने के कारण कंटकीय प्रतिरूप का विकास होता है। अब आयताकार प्रतिरूप के बारे में हमने आपको सामान्य रूप से बताया है कि सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में इसका विकास होगा। जब मुख्य नदी से आकर मिलने वाली नदियों के बीच दूरी अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आपको मिलेगा, क्योंकि यही आयताकार प्रतिरूप और जालीनुमा प्रतिरूप जो आगे पढ़ने वाले हैं, टिलिस पैटर्न, दोनों की विशेषताओं में समानता है। एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है, वह अंतर देखिए, जब मुख्य नदी से आकर मिलने वाली, जैसे ये मुख्य नदी है मान लीजिए, ठीक है, मुख्य नदी है, से आकर मिलने वाली नदियों की बीच की दूरी अधिक होती है। अब ये देखिए दूरी, जो ये नदी मिल रही, कोई ये नदी मिल रही, कहीं ये नदी मिल रही है, इनके बीच की दूरी अधिक है, और सामान्यतः देखिए लगभग 90 डिग्री के कोण पे मिल रही है, यहाँ भी देखिए 90 डिग्री कोण पे मिल रही है। तब आयताकार प्रतिरूप का विकास होता है। गंगा के मैदान में गंगा से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के द्वारा इस प्रतिरूप का विकास हो रहा है। अब जब गंगा नदी का नाम आपने देखा है, तो इससे रामगंगा भी मिल रही है, महानंदा भी मिल रही है, बूढ़ी गंडक भी मिल रही है, सोन भी मिल रही है और यमुना नदी भी मिल रही है। इनके द्वारा, चूंकि ये सारी चीज़ें कहाँ, मैदानी, गंगा के मैदानी भाग में ही मिल रही हैं, इसलिए सामान्यतः आयताकार प्रतिरूप का विकास हो रहा है। अब इससे आगे चलते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप या टेरिस पैटर्न क्या है। अब देखिए क्या है टेरिस पैटर्न, कठोर व मुलायम चट्टान से निर्मित संरचना में सामान्यतः जालीनुमा प्रतिरूप का विकास होता है, जब मुख्य नदी से जाकर लगभग समकोण दिशा में सहायक नदियों का मिलना होता है। देखिए आयताकार में भी सेम था, बस अंतर क्या है, जबकि उनके बीच की दूरी कम होती है। अब देखिए इनके बीच यह जो भाग दिख रहा है कठोर चट्टान है और ये बीच में मुलायम चट्टान है, समझ गए। और इनके बीच जो नदियां हैं, इधर देखिए, इनके बीच जो दूरी है सहायक नदियों की, वो अपेक्षाकृत क्या है, कम है, जबकि मिल रही समकोण से। तो यही विकास हो जाएगा जालीनुमा प्रतिरूप का। और प्रायद्वीप पठार के पठारी क्षेत्र में इस प्रकार के प्रतिरूप का सर्वाधिक विकास हुआ है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप है नदियों का, जिसे कहते हैं गुम्फित जलधारा प्रतिरूप या ब्रेडेड स्ट्रीम। ध्यान रखिएगा, आयताकार प्रतिरूप और गुम्फित प्रतिरूप से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या है, नदी के मुहाने के समीप, कहाँ, नदी का मुहाना अर्थात जहाँ नदियों का निकास होता है, नदी के मुहाने के समीप विभिन्न वितरिकाओं का विकास होने पर ब्रेडेड स्ट्रीम या पंखाकार प्रतिरूप का विकास होता है। इस ब्रेडेड को ही पंखाकार प्रतिरूप भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे गंगा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी आदि के मुहाने पर। अब तो समझ गए ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के प्रतिरूप का विकास करती है, तो आपका क्या जवाब होगा, वृक्षाकार या ध्रुमाकार प्रतिरूप। और पूछा जाए कि मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रतिरूप का विकास करती है, तो आपका जवाब होगा आयताकार। और वही गंगा नदी जब मुहाने के समीप पहुंचेगी तो उसका प्रतिरूप हो जाएगा गुम्फित प्रतिरूप। यह सामान्य विशेषता है, ध्यान रखिएगा। हमने 3 खंडों में 2 खंडों का निर्माण आपके सामने कर दिया, बता दिया उसकी विशेषता। पहला अपवाह तंत्र
और दूसरा अपवाह प्रतिरूप। अब एक छोटा सा टॉपिक अगला बचेगा जो डेल्टा से संबंधित है। वास्तव में अगर इन 3 चीज़ों को आप जान गए तो भारत की नदी हो या विश्व की नदी को आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर क्वेश्चन जब आए महानदी गोदावरी कृष्णा या कावेरी या गंगा, इस पूछा जाए कि किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, और जब आपसे पूछा जाए विकल्प हो चापाकार डेल्टा या पंजाकार डेल्टा या अन्य प्रकार का डेल्टा, या पूछा जाए नर्मदा और ताप्ती क्या एस्चुरी का निर्माण करती हैं या डेल्टा का निर्माण करती हैं, और अगर नहीं करती है डेल्टा का निर्माण तो ऐसा क्यों होता है, इन सब का विवरण आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो बारंबार कहता हूं इसे जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।